बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो इम्तिहानी निज़ाम वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ठीक है, देखें, नाकाम इसलिए हुआ है कि हमारी जड़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी जड़ है, ये हमारी बुनियाद है। दिस इज़ आवर फाउंडेशन। हमने इस फाउंडेशन पर इमारत खड़ी नहीं की। तकरीबन 74-75 साल, 74 और 75 मोर देन प्लस समथिंग यू कैन से, तो इतना अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हम अपना निज़ाम तालीमी तरतीब नहीं दे सके। ये हमारा जितना भी ये चल रहा है ना सिलसिला, ये सारा लॉर्ड मैकाले ने तरतीब दिया हुआ है। ये इस तरह पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। ये कौन होते हैं बताने वाले? हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखना 14 साल पहले ही सब बताया, मुअल्लिम आज़म, अम्बिया के उस्ताद, हु इज़ द टीचर ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर इज़ नो टीचर। क्यों? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है। जिब्रील वो वही लेके आता था। खैर, ये तो उधर उधर गए तो बहुत ज़्यादा तफसील से बात हो जाएगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक है और कोई भी नहीं है। इतनी बड़ी हस्ती ने हमें पूरे का पूरा कोड ऑफ लाइफ दे दिया, ज़िंदगी का पूरा निज़ाम दे दिया, पढ़ाने का तरीका बता दिया, पढ़ने का तरीका बता दिया, वालिद है तो किस तरह कर, औलाद है तो किस तरह पेश आ, खामद है तो किस तरह पेश आ, हुक्मरान है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है तो किस तरीके से पेश आ, फातेह है विक्टोरियस तो तू किस तरह पेश आएगा। हमारे यहाँ बच्चे बेचारे तैयारियां कर कर के मर जाते हैं। ठीक है, मरने से मुराद ये है कि मर नहीं जाते, यानी कि उनकी हालत ऐसी पतली हो जाती है। हर चीज़ बेचारों के बस्तों में है, किताबें हैं, कापियां हैं, नोट्स हैं, अब ये फ़ोटो सेट करा, अब यूँ कापियाँ मुकम्मल करा। इंतहाई फरसूदा निज़ाम है हमारा। बच्चा बेचारा पूरा साल मेहनत कर करके थक जाता है, ठीक है, और एन वक्त पर ना उसके साथ कोई घरेलू ऐसा मसला पेश आ जाता है तो फिर क्या होता है जी कि वो कोई पेपर ना दे सका, पेपर में सही तरह पोजीशन वो अपनी परफॉर्म ना कर सका, तो वो डिक्लेयर कर दिया गया है जी कि ये तो नाकाम तालिब इल्म है। अब सारे उसको ताने दे दे के मार देंगे, तूने पढ़ा नहीं है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू फलाना है, तू ढींगना है। ये नहीं देखेंगे कि पूरा साल उसने क्या कारकर्दगी की है, पूरा साल वो क्या करता रहा है। पूरे साल की उसकी कारकर्दगी जो है वो मॉनिटर की जाए, और फिर एट द एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द ईयर, उसको उसका सिला दिया जाए कि नहीं यार पूरा साल करता रहा है, अभी कोई मसला बन गया है। ठीक है, इतने इतने भारी नोट्स भी दे दिए जाते हैं। मैं चूँकि खुद एक बताता खुद टीचर हूँ, मैंने कई अपने सराउंडिंग्स में कई स्कूलों का ये एक माहौल देखा है कि बच्चों की जो होमवर्क कापीज़ होती हैं, हमारे पास एकेडमी में बच्चे आए, मैंने देखा कि बच्चों की होमवर्क कापीज़ के ऊपर किस तरीके से सवाल के जवाब लिखा हुआ जी, कि एक सवाल है मिसाल के तौर पे, ठीक है, उसका नीचे जवाब है। भाई जवाब बच्चे को पूरा लिखना चाहिए ना, लेकिन वो पूरा नहीं लिखते। अच्छा, किस तरह करें? डॉटेड फॉर्म में। मैंने बच्चों से पूछा भाई ये क्या है, कि एक लाइन लिख के आगे नुक्ते 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 डाल के और एक लाइन और आखिर में लिख दिया है। मैंने कहा यार ये कैसा जवाब है? वो कहते हैं जी हमारी टीचर ने कहा ये डॉटेड फॉर्म में लिख लें, किताब से देखे। मैंने कहा ये बेटे ये तो फिर बड़ा मसला ख़राब हो गया, क्योंकि आपने जो सवाल का जवाब लिखा है वो मुहम्मिल अल्फाज से लिखा है। यानी मुहम्मिल अल्फाज वो होते हैं जिनका मायने जिनका क्लियर नहीं होता। मिसाल के तौर पर सवाल का जवाब वो किस तरह लिख रहा है, अगरचे से, ठीक है। ये अल्फाज होते हैं, ये डिपेंडेंसी रखते हैं, इंडिपेंडेंसी नहीं रखते। ये इंडिपेंडेंट वर्ड्स नहीं हैं, ये मुहम्मिल हैं, ये डिपेंड करते हैं किसी ऐसे लफ्ज़ पे, ठीक है, जिसके साथ मदद मिलेगी और फिर रिजल्ट शो होगा। वो तो खैर एक ग्रामर का क्वेश्चन है, वो मैं एक और जो वीडियो आएगी तो उसके अंदर आप देखिएगा। अब हमारे जो मैट्रिक क्लास के तालिब इल्म हैं, अब उनका फेलियर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है?
एक बच्चे का हम देखते हैं कि जी उसने 1100 में से 1050 में से जनाब वाले 1035 नंबर ले रहा है, 1040 नंबर ले रहा है, बाकी 10 नंबर रह गए हैं वो भी इसको दे दिए होते, यानी कि 1050 में से 1050 नंबर आ जाते उसके, यानी वो इतना काबिल है। छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं उस बच्चे से। ये 2-3 मैंने इस चीज़ के एक्सपीरियंस हुए हैं। मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा यार ये ज़रा इनडायरेक्ट स्पीच का एक फ़िक्र है, ये थोड़ा सा हल करना, और वो वहाँ पे चीं बोल गया, वो कर ही नहीं सका। वो कैसे करता? क्योंकि अगर उसने रट्टे लगाए हैं, रट्टों में तो इतने नंबर नहीं आते। ये फिर आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से नंबर आए हैं। क्या नकलों से आए हैं या किसी और हेल्प से आए हैं? और जो बेचारा जिसने एक मतलब कि 500 नंबर लिए हैं, ठीक है, वो अपने अंदर वो उसने समझदारी से उसको जितना आता था उसने किया है। मेरे ख्याल में उसका ये एक्सपीरियंस जो है उसको अगले कॉलेज के एक्सपीरियंस में बड़ा मदद देगा, और फिर वो कॉलेज का एक्सपीरियंस जो है वो उसको यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस में मास्टर कराएगा, और फिर इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस जो है जो अपनी वो मेहनत से करता रहा है, अब उसको एक कामयाब मर्द बनाएंगे। 74-75 साल हो चुके हैं, हम अपना अभी तक निज़ाम तालीमी क्रिएट नहीं कर सके। मिसाल तौर पर मैट्रिक में आ जाएं, साइंस में एक तरफ आर्ट्स है एक तरफ साइंस है, आर्ट्स वाले जनरल साइंस रख रहे हैं, साइंस वाले क्या करें, एक अजीब तमाशा बना हुआ है। फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। भाई बायो नहीं रखना चाहता तो केमिस्ट्री अपना कंप्यूटर रख ले। एक अजीब खिचड़ी बनी हुई है। उधर आर्ट्स वाले जी वो साइंस पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द साइंस? साइंस इज़ द मेजर नॉलेज, एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, व्हाट आर दीज आर द ब्रांचेज ऑफ साइंस। ये तो साइंस की शाखें हैं। साइंस, जनरल साइंस की किताब आप खोल के देख रहे हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये सारा उलूम उसी में से हैं। बस यहाँ पर स्पेशलाइजेशन हो रही है, उसको अलग अलग करके ना, अलग अलग करके खोल के बयान कर रहे हैं, और बच्चा बेचारा मार जाता है जी। क्या जी, किताब के ऊपर भी जवाबों को हाईलाइट किया जा रहा है, ये भी करना है, ये भी करना है। अच्छा जी, अब तुम नोट्स भी ले लो। अच्छा जी, उसके बाद मॉडल पेपर भी ले लो। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक्स अलग से आई हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक्स हैं, वो भी ले लो। वो बेचारा खर्चे करता रहता है, वो इधर से एक चीज़ इधर से वो कर करके बेचारा बिल्कुल ही डल माइंडेड हो जाता है। ये टीचर्स का काम है कि जो टॉपिक है, ठीक है, उसको सही फंडामेंटली उसको क्लियर करें सही तरीके से, ठीक है, और फिर उसके बाद क्लास के अंदर का माहौल इस तरह क्रिएट करें ताकि बच्चों को किताबों से हट के भी कुछ नॉलेज देने की कोशिश करें। यही नहीं कि किताब के अंदर जो मिसाल दी गई है, एग्जाम्पल दी गई है, बस उसी को क्लैरिफाई करते रहते हैं और करते रहते हैं बस। यानी कि आम ज़िंदगी में बच्चा जाता है, कोई इससे पूछता है कि ये लीवर की कौन सी किस्म है, ये न्यूटन का कौन सा यहाँ पर कानून यूज़ हो रहा है, तो वो बच्चे को समझ ही क्यों नहीं आती। उसे वो कहते चल जी ठीक है, तुम न्यूटन का दूसरा कानून हरकत जो है उसकी कोई मिसाल दे दो, तो वो किताब वाली मिसाल रटी रटाई बता देता है। ये नॉलेज नहीं है। तो क्यों कहते हैं कि पुराने ज़माने का मैट्रिक पढ़ा हुआ जो है वो आज के बीएस से भी ज़्यादा है। हमारे तो इधर हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि हमारा एमए, एमएससी और वो एमए उर्दू, एमए इंग्लिश पढ़ा हुआ जो है उसको बेचारे को आता ही कुछ नहीं, उसको ना तो उर्दू के अल्फाज लिखने आते हैं। एमए इंग्लिश वाला बेचारा जो है वो ग्रामर नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, उसके यानी कि उनको ABC नहीं सही लिखनी आती, यानी कि उनको फंडामेंटल्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स वो सही तरीके से नहीं लिखने आते। एक चीज़ जो 1 स्ट्रोक में लिखनी होती है वो डबल स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में लिख रहे होते हैं। बात समझने की अपना जो टीचिंग मेथड है, एक तो वो बहुत बेहतर बनाना है टीचर्स ने, और जो बच्चे हैं वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई का म्यार दुरुस्त करेंगे। जिस चीज़ से बच्चों आपने ना शुरू दिन से याद करना शुरू किया, चाहे वो नोट्स हैं, जो भी बुक है, बिल्कुल पेपर्स के एंड तक उसी से तैयार करने हैं। ये नहीं कि आपको मॉडल पेपर मिला तो वहाँ पर आपने देखा जी क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छे मिले, ठीक है, यानी कि इजी मिले, आप वो वाले छोड़ के तो उधर लग गए। इस तरीके से डबलिंग होती है, ठीक है। फिर आपको कोई और की बुक मिल गई, वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर ज़्यादा शार्ट और ज़्यादा अच्छे मिले,
ठीक है, आपका जहन मुतमईन हुआ, हाँ भाई ये कर लेते हैं, ठीक है, तो वो करने शुरू किए। अब क्या होगा कि यानी कि 2 कश्तियों का सवार तो आपने सुना होगा, यहाँ पर 3-3 कश्तियाँ बन गई हैं, तो बंदे की तीसरी टांग तो होती ही कोई नहीं, ठीक है, तीसरी तीसरी टांग नहीं होगी, 2 टांगें 2 कश्तियों में होंगी, एक को फिर हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर क्या होगा, डूब के ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसका जो फ्यूचर है वो ब्लैक हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ख़ास तौर पे ये मैट्रिक के तलबा के लिए मेरी ये चीज़ है, ठीक है, कि वो एक तो जिस वक्त आप लिख रहे होते हैं ना, ठीक है, किसी भी चीज़ से देख लिख रहे होते हैं, एक तो उसको पढ़ के लिखें, स्पेलिंग, मतलब फाउंडेशन लिख रहे हैं, आप लिखें FOUNDATION फाउंडेशन, कोई आपको हिट नहीं करेगा, आप ज़ेर लब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मरमरिंग बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। और जब ज़बानी आप लिख रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं, तो उस वक्त भी आप यही करें कि आहिस्ता आहिस्ता उसको ज़ेर लब, ऊंचा ना बोले ना, ठीक है, ऊंचा ना बोलें, ज़ेर लब बुड़बुड़ाते जाएं और हल्का हल्का बोलते हुए आप लिखते चले जाएं। आपको इस तरह तसल्ली हो जाएगी, आपको अल्फाज की बनावट, उर्दू के अल्फाज की बनावट, इंग्लिश के जो अल्फाज हैं और स्पेलिंग्स हैं, वो तरतीब पता चलती जाएगी, ठीक है, उसको रीड करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कम गलतियाँ मिलेंगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।